हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजल स्मार्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज हम करते हैं एस्टेट कॉमर्स का प्रीवियस पेपर है जो लास्ट ईयर का है 2022 का। क्वेश्चन देखिए, 91 क्वेश्चन है। द इंटायर लाइफ ऑफ द फर्म इज डिवाइडेड इनटू टाइम इंटरवल्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड एज कॉस्ट कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट और रियलाइजेशन कंसेप्ट। देखो, जैसे हम पढ़ते थे तो हमारे सेशन होते थे ना, फिफ्थ क्लास में हमारा सेशन स्टार्ट होता था 1 अप्रैल टू 31 मार्च, फिर सिक्स, फिर सेवन। हमने इनको क्या करा था, टाइम इंटरवल्स में अपनी क्लासेस को डिवाइड करा हुआ था। सेम ऐसे बिजनेस है, बिजनेस ने क्या प्रॉफिट अर्न करा, क्या लॉस हुआ बिजनेस को, तो हमें ये कैसे पता लगेगा? इसके लिए हम क्या करते हैं, टाइम इंटरवल्स में डिवाइडेड करते हैं। ठीक है, तो किस बेस कंसेप्ट के बेस पे हम करते हैं, वो है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट के बेस पे करते हैं। आंसर हो जाएगा हमारा ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, ये कोस्ट कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न और रियलाइजेशन क्या है। गोइंग कंसर्न क्या कहता है, जो आपका बिजनेस है कंटिन्यू रहेगा लॉन्ग टाइम तक। मान लो आपने आज कोई बिजनेस स्टार्ट करा, आप इस मोटिव से तो नहीं करेंगे कि मैं 2-4 दिन में बंद ही कर दूंगा। तो हम क्या हमेशा यही सोच के ही करते हैं कि हमारा बिजनेस अच्छा प्रॉफिट अर्न करेगा और लॉन्ग टाइम तक चलता रहे। ड्यूल एस्पेक्ट क्या कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, वन डेबिट एंड सेकंड क्रेडिट। सेपरेट एंटिटी क्या कहता है कि जो बिजनेस है वो अलग और उसका ओनर क्या है, अलग। ठीक है जी, ये बिजनेस ओनर है, ये अलग है, और ये उसका बिजनेस है, ये दोनों क्या है, सेपरेट है। इसीलिए जो ओनर होता है वो क्या ट्रीट किया जाता है, क्रेडिटर ट्रीट किया जाता है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है, क्रेडिटर है। ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ओनर इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस, किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है, जो आपके एक्सपेंसेस हैं उसको आप अपने उसी ईयर के रिवेन्यू से चार्ज कर लीजिए। रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या कहता है कि आपकी इनकम कब मानी जाएगी, जब आपको उसको रिसीव करने का राइट मिल जाएगा। अकाउंटिंग पीरियड हमने कर लिया, टाइम इंटरवल में डिवाइड कर देते हैं। कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि जो आपने एसेट लिया है, जिस प्राइस पे लिया है, उसी प्राइस को आप बैलेंस शीट में दिखाओगे और उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करोगे। मार्केट में क्या वैल्यू है आपने ये नहीं देखना, जिस पे आपने एक्वायर किया, एक्विजिशन कॉस्ट है, उसको आप कंसिडर करो। नेक्स्ट है द रेशियो इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर हैव एक्वायर्ड द शेयर्स फ्रॉम द रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर्स इज कॉल्ड। देखो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको क्वेश्चन में आपको कीवर्ड मिल जाता है, जैसे आपने वो कीवर्ड पकड़ लिया तो आपका आंसर इजिली आ जाएगा, 1 सेकंड में ही आ जाएगा। जैसे इसमें दे रखा है रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि उस क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो 2-3 बार पढ़ लो उसके बाद भी समझ ही नहीं आता है। 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं, एक आधा क्वेश्चन एग्जाम में, कि समझ ही नहीं आएगा कि पूछना भी क्या चाह रहा है। अब इसमें रिटायरिंग पार्टनर पूछ रखा है, ठीक है, तो पार्टनरशिप में दो रेशो चलती है, गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो है ही नहीं, सिर्फ गेनिंग रेशो, ये वैसे ही नहीं है। ठीक है, आंसर में एक है तो कुछ सोचना ही नहीं है इस क्वेश्चन में, सीधा सोचने की जरूरत भी नहीं है। रिटायरिंग पार्टनर देखा, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग, सैक्रिफाइसिंग तो है ही नहीं, गेनिंग रेशो। वैसे भी जब रिटायरिंग की बात होती है, कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, ठीक है, रिटायर हो रहा है, तो वो अपना शेयर जो है ओल्ड पार्टनर्स को देके जाएगा। ठीक है, उसके बदले में गुडविल लेगा, तो वो गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को कैसे देंगे, वो देंगे जिस रेशो में उनको गेन हुआ है, गेनिंग रेशो। ऐसे जब एडमिशन होता है, ठीक है, कोई पार्टनर आ रहा है, वो शेयर लेगा, किससे लेगा, ओल्ड पार्टनर से लेगा। तो ओल्ड पार्टनर उसको शेयर देंगे, लेकिन बदले में वो क्या लेंगे, न्यू पार्टनर से गुडविल लेंगे। तो उसकी गुडविल वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो। लिवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो ऑल्सो नोन एज। देखो, लिवरेज रेशो को दूसरा नाम क्या है, इन दूसरा नाम ही पूछा हुआ है। लिवरेज रेशो का सेकंड नेम है लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशो। लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशो में डेट इक्विटी रेशो आ गई, प्रोप्राइटरी रेशो आ गई। शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशो में क्या आती है, जैसे करंट रेशो होगी, ठीक है, वो क्विक रेशो होगी, ये शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी है। जो शॉर्ट टर्म की बताएंगे कि हम शॉर्ट टर्म में किसी जो हमारी लाइबिलिटी है उसको पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। देखो, ये लिवरेज रेशो है। ठीक है, रेशो के टाइप देखो, लिक्विडिटी रेशो है, इसको शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी भी कहते हैं, इसको शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशो भी यही है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, लिवरेज रेशो, इसको लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी भी कहते हैं। एक्टिविटी रेशो, एफिशिएंसी रेशो, इसको टर्नओवर रेशो भी कहते हैं। इनके नाम है, कई बार सीधा नाम ही पूछ लेते हैं। देखो, लिवरेज रेशो का नाम ही पूछा था, डेट इक्विटी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, डेट रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। लिक्विडिटी में करंट रेशो और क्विक रेशो। एक्टिविटी में कई बार ये पूछ लेते हैं किसका पार्ट है, इन्वेंटरी टर्नओवर किसका पार्ट है, एक्टिविटी रेशो का। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, एसेट टर्नओवर रेशो, ये टर्नओवर का पार्ट है। टर्नओवर नहीं है तो एक्टिविटी या एफिशिएंसी रेशो। कई बार टर्नओवर नहीं देता क्योंकि यहाँ पे टर्नओवर गिवन है, तो आपको हिंट मिल सकता है टर्नओवर से, तो वो एक्टिविटी रेशो भी डाल सकता है। तो एक्टिविटी रेशो में क्या आएंगे, हमारी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो।
ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर टू, देखो जब एडमिशन होता है या रिटायरमेंट होता है, ठीक है, एडमिशन या रिटायरमेंट पे क्या बनता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, हम रीवैल्यू करेंगे एसेट और लाइबिलिटी को, ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा एडमिशन और रिटायरमेंट पे। लेकिन जब डिसोल्यूशन हो रहा है, डिसोल्यूशन का मतलब क्या, आपकी फर्म ही बंद हो गई है, ठीक है, फर्म का वाइंड अप हो रहा है, एंड हो रहा है फर्म का, तब हम बनाएंगे रिलाइजेशन। रिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, रिलाइज का मतलब वसूली करना, ठीक है, आप सारी एसेट्स को अपनी बेच के क्या करोगे, वसूली करोगे, तो रिलाइजेशन अकाउंट बनेगा। जो भी हमारे पास एसेट्स हैं, हम सारी यहाँ पे एसेट्स दिखाएंगे, सारी यहाँ पे एसेट्स दिखाएंगे, और जो भी लाइबिलिटीज है हम सारी यहाँ पे क्या दिखाएंगे, लाइबिलिटीज। फिर एसेट को सेल करके यहाँ पे हमें कैश मिलेगा, और लाइबिलिटी को हम क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे, ठीक है, तो रिवर्स हो जाएगा। तो एसेट भी हम रियलाइजेशन में दिखा रहे हैं, तो लाइबिलिटी को भी हम क्या दिखा रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। जब एसेट रियलाइज होंगी तो रिवर्स यहाँ एंट्री हो जाएगी, जब लाइबिलिटी की अपने आप बिना कहे हमें क्या करनी है, पेमेंट करनी है। क्वेश्चन कई बार साइलेंट होता है, फिर भी हमें लाइबिलिटीज क्या है, पेमेंट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है, इफ द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्सटेंड अप टू ओनली फॉर वन अकाउंटिंग पीरियड। देखो अब कीवर्ड था, यही मैं कह रही थी, देखो कीवर्ड देखो, वन अकाउंटिंग पीरियड की बात कर रही है, वन की, जो भी हमने एक्सपेंडिचर करे उसका बेनिफिट हमें उसी पीरियड में मिल जाएगा, तो वो है रिवेन्यू। अगर इसकी जगह होता लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे टाइम तक बेनिफिट मिलेगा हमें उसका, तो हम क्या आंसर करते, फिर हम करते थे कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या आता, मैनी ईयर्स तक, काफी ईयर्स तक हमें बेनिफिट मिलेगा, तब भी हम क्या करते, कैपिटल एक्सपेंडिचर। वन है तो रिवेन्यू। State Bank of India desire to redeem 5,000 10% डिवेंचर of 1,000 each at par out of available sufficient divisional profit। ठीक है, अब इसको हम पढ़ रहे हैं, हम लास्ट में देखते हैं, एक बार इसको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट में इसने क्या पूछा है, इसमें ये पूछा है जो डीआरआर है, ठीक है, डीआरआर है, वो हमें बैंकिंग कंपनी के लिए कितना होना चाहिए, हाउ मच अमाउंट शुड बी ट्रांसफर टू डीआरआर, डीआरआर में कितना हम ट्रांसफर करें, ये पूछा हुआ क्वेश्चन में, ठीक है। इसका 5,000 डिवेंचर, इसका कुछ लेना देना नहीं है, डीआरआर में कितना ट्रांसफर करें, लिमिट होती है 10%, आप ट्रांसफर एटलीस्ट 10% ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन वो किसके लिए है, अनलिस्टेड कंपनी के लिए है, ठीक है, अनलिस्टेड कंपनी के लिए है। बैंकिंग को एग्जम्पशन दी गई है, बैंकिंग को कोई भी डीआरआर में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, जीरो। देखो कुछ चीजों को है, सेबी ने गाइडलाइंस जारी कर रखी हैं कि डीआरआर क्या है, ओब्लिगेटरी मैंडेटरी बनाना है, लेकिन किसके लिए, जो कंपनी नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू करती है। अब क्वेश्चन बनेगा जिसने कन्वर्टेबल इशू करे हो, तो वो नहीं बनाई, नहीं बनाने की जरूरत, कैसे, देखो कन्वर्टेबल का मतलब क्या होता है, वो डिवेंचर जिसको आप क्या कर सकते हो, इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो। जब आपने कन्वर्ट ही कर दिया, तो आप क्या, इसको डिवेंचर की पेमेंट तो हो ही नहीं रही यहाँ पे, जब पे ही नहीं हो रहे, पेमेंट ही नहीं जा रही, तो डीआरआर की रिक्वायरमेंट। लेकिन अगर नॉन कन्वर्टेबल है, तो उसके लिए आपको डीआरआर बनाना पड़ता है, कितना बनाना पड़ता है, एटलीस्ट 10%, कम से कम 10% आपको, जो भी फेस वैल्यू है, जो भी आपने डिवेंचर पे करने हैं, आप आउटस्टैंडिंग डिवेंचर है, जितनी पेमेंट करनी है उसका 10% फेस वैल्यू का आपको डीआरआर में रखना पड़ेगा। कुछ को छूट दी गई है, वो छूट किनको दी गई है, जैसे बैंकिंग कंपनी है, डीआरआर से छूट दी गई है, एनबीएफसी को छूट दी गई है, लेकिन एनबीएफसी भी कौन सी, जो आरबीआई के पास, एनबीएफसी कौन सी, जो आरबीआई के पास रजिस्टर्ड है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, उनको भी छूट दी गई है, लेकिन क्या है, जो रजिस्टर होनी चाहिए किसके पास, एनएचबी, एनएचबी मीन्स नेशनल हाउसिंग बैंक के पास जो रजिस्टर्ड है, उस हाउसिंग फाइनेंस को भी छूट दी गई है, आपको डीआर बनाने की जरूरत नहीं है। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनको भी दी गई है, लेकिन क्या होनी चाहिए, रेगुलेटेड बाय आरबीआई, यानी कि आरबीआई के अंडर में आ रहे हैं, उन्हें कुछ छूट मिली हुई है डीआरआर की। अदर लिस्टेड कंपनी, उनको भी डीआरआर बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं। नेक्स्ट है, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। स्टेटमेंट पढ़नी है, ऐसे क्वेश्चन अब हर एग्जाम्स में आते हैं स्टेटमेंट वाले। कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोथ आर नॉन, देखो एक्सपेंडिचर थ्री टाइप्स के होते हैं, एक हमारे पास हो गया कैपिटल, एक हमारे पास हो गया रिवेन्यू, और एक होता है हमारे पास डेफर्ड। मेनली हमारे दो ही हैं, कैपिटल और रिवेन्यू। रिवेन्यू जिनका बेनिफिट अभी हमने ऊपर क्वेश्चन करा था, 1 ईयर में मिलता है, इसका बेनिफिट हमें क्या होता है, मैनी ईयर्स, लॉन्ग टाइम तक मिलता है, लॉन्ग टाइम तक। ये रिवेन्यू वाले के होते हैं जो बार बार होते हैं, ये होते हैं रैकरिंग नेचर के, कैसे होते हैं ये, रैकरिंग नेचर के। कैपिटल क्या होता है, जो कभी कभी होते हैं, नॉन रैकरिंग। नॉन रैकरिंग जैसे एग्जांपल देखो, आपके घर में राशन तो हर महीने आता है, सब्जी रोज डेली आती रहती है, तो रैकरिंग। जो आप कभी कभी चीजें लेते हैं, जैसे आपने फ्रिज ले ली, तो हर 2-4 महीने में, 6 महीने में तो फ्रिज नहीं लेंगे ना, हर साल भी नहीं लेते, 10-15 साल तक, 10 साल तक तो चल जाती है नॉर्मली फ्रिज। तो ये होते हैं नॉन रैकरिंग। तो इन्होंने एक ही बोल दिया दोनों को नॉन रैकरिंग, तो ये हमारी स्टेटमेंट रॉन्ग। कैपिटल तो नॉन रैकरिंग होगा, लेकिन रिवेन्यू क्या होगा, रैकरिंग।
स्टेटमेंट 2 देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस वेयर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर इनकर्ड टू मेंटेन अर्निंग कैपेसिटी। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या कर रहा है आपकी, ये की पॉइंट है, अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, ठीक है या गलत अभी देखते हैं। रिवेन्यू क्या करता है, मेंटेन करता है। दोनों चीजें ठीक है, कैसे ठीक है, एग्जाम्पल लो, मूवी सभी देखने जाते हैं, मान लो आप एक थिएटर में गए, उसमें पहले कितनी सीटें थी, मान लो 45 ही सीटें थी, ठीक है 45 सीटें थी पहले, अर्लियर अर्लियर। अब क्या करा उन्होंने, सीटों को बढ़ा दिया, अब कितनी कर दी, 95 सीट्स कर दी। अब जैसे ही उन्होंने 95 सीट्स करी, अब यहाँ पे मान लो 300 की टिकट मिल रही है, ठीक है, यहाँ भी 300 की मिल रही है, पूरा सिनेमा हॉल फुल है, तो 95 को 300 से मल्टीप्लाई करोगे, अर्निंग कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, शेयर्स लगी, एसेट होगी आपकी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर, और रिवेन्यू क्या करेंगे, उसको मेंटेन करेंगे, उसकी साफ सफाई कर रहे हो तो वो रिवेन्यू है, मेंटेनेंस का। ठीक है, तो ये पॉइंट सही है हमारा, सेकंड और फर्स्ट वाला गलत है, तो हमारा क्या आ जाएगा, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। In which activity all profits of a company are not distributed amongst the shareholder as dividend। देखो जो भी कंपनी का प्रॉफिट होता है ना, कंपनी क्या करती है, कंपनी को डिसाइड करना है हाउ मच प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करे एज डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर को कितना दे, साथ के साथ कितना प्रॉफिट अपने पास रखे, रिटेन करके रखे, हाउ मच इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, हाउ मच इज टू बी रिटेन। जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया शेयर होल्डर ले गए डिविडेंड के रूप में, जो रिटेन हुआ वो कंपनी अपने पास रखती है। अब इसको हिंदी से पढ़ो, देखो मैंने आपको कहा था कुछ क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है, अभी देखो इसमें आंसर भी छिपा हुआ है। देखो लाभांश के रूप में नहीं बांटा जाता, बल्कि इन लाभों का एक हिस्सा कंपनी ने क्या करा, रोक लिया, और लाभों को क्या कर दिया, लाभ को कंपनी ने पुनर्निवेश कर दिया। तो हमारा आंसर क्या होगा, लाभ पुनर्निवेश, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, इसी में ही आंसर छुपा हुआ है, देखो कितना इजी हो जाता है कई बार तो, लेकिन हर बार नहीं होगा ऐसा। A company issues 1000 डिवेंचर ऑफ 100 each at a discount of 6%। 6% कंपनी क्या दे रही है, डिस्काउंट। डिवेंचर कितने का है, 1000 का एक डिवेंचर, प्राइस क्या है एक डिवेंचर का 100, इंटू 100 कितने पैसे हो गए, 1 लाख रुपए हो गए। ये कितने परसेंट डिस्काउंट, 1 लाख की डिस्काउंट कितने परसेंट है, 6%, डिवाइडेड बाय इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100, कितना आ गया डिस्काउंट, 6000 डिस्काउंट। अब कह रहा है कि डिवेंचर आर टू बी रिपेड बाय इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 20,000, 20,000 की इक्वल इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, कितने पैसे देने हैं हमने, 1 लाख, इंस्टॉलमेंट कितने दे रहे हैं, 20,000 की, एट द एंड ऑफ ईच ईयर। जब आपने अब पैसा लिया, मेरे पास 1 लाख था, फिर 20,000 की एट द एंड ऑफ, एंड में ईयर के एंड में 20,000 दे दूंगी, कितने रह जाएंगे, 80 रह जाएंगे। फिर नेक्स्ट ईयर एंड में फिर 20 दे दूंगी, कितने रह जाएंगे, 60। फिर नेक्स्ट ईयर 60 में से 20 मैंने पे कर दिए, कितने रह गए, 40। फिर किस्त जाएगी, फिर आपने 20,000 की किस्त दे दी, कितने रह गए, 20, और सीधा आप तो किस्ती चली जाएगी। तो जो ये इनकी रेशो बनाएंगे, ठीक है, ये कट जाएंगी 40 सबसे, 40 40, ये 40 कट गई, काट दो इनको, दो पे कट जाएगा, 5 4 3 2 1, ये कट गया। अब इनका टोटल करो, ठीक है, इनकी रेशो एक्चुअल में जो पेमेंट कर रहे हो उनकी आप हमने रेशो बनाई, उसी रेशो में क्यों बना रहे हैं हम, क्योंकि जो ये रेशो बनेगी इसी रेशो में हमें डिस्काउंट को क्या करना है, राइट ऑफ करना है। ठीक है, कौन से ईयर का पूछा हुआ है, सिर्फ फर्स्ट ईयर का, सिर्फ हमें इसी को कंसिडर करना है। इसका मतलब 5, 5 डिवाइडेड बाय, टोटल करो, 5 4 9 3 12 2 14, 12 और 2 14 और 1 15, 5 डिवाइडेड बाय 15, किसको डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई, हमें डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है, इनटू डिस्काउंट, 5 एकम 5 3 15, 3 दूनी 6, 2,000, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 2000। देखो पहले डिस्काउंट निकालो, सबसे पहले डिस्काउंट निकाल ली, डिस्काउंट कितने निकलेगी, जो आपका अमाउंट है, अमाउंट मैंने लिया, कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ डिवेंचर इंटू जो उसका प्राइस है, 1 लाख आया, 1 लाख का 6% लिया, 6,000 डिस्काउंट आई। अब इस डिस्काउंट को मुझे राइट ऑफ करना है, राइट ऑफ कैसे करना है, जो इंस्टॉलमेंट जा रही है, इक्वल इंस्टॉलमेंट जा रही है, तो उसकी रेशो बनाएंगे, 1,80, 5 4 3 2 1, रेशो बन गई, इनको मैंने काट दिया, इसका टोटल करा, ठीक है, वेट वेट ले लिया, जैसे वेट नहीं लेते हैं वैसे हो रहा है, ये 5 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 6,000, 2,000। द स्टडी ऑफ, ये करा भी हुआ है, देख लेना। द स्टडी ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ देयर टोटल्स। देखो कीवर्ड क्या है, कीवर्ड है हमारा इसमें, एक सेकंड, देखो कीवर्ड क्या है हमारा, कंपोनेंट ले रहे हो, ठीक है, टोटल, टोटल ले रहे हो, ठीक है, उसको फॉर ए डेफिनेट पीरियड, एक पीरियड का, एक ही पीरियड का, एक डेफिनेट पीरियड का, एक ही पीरियड का ले रहे हो। डायनामिक कहेंगे उसको, हॉरिजॉन्टल कहेंगे, वर्टिकल कहेंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल। देखो सबसे पहले तो ये समझो हॉरिजॉन्टल क्या होता है और वर्टिकल क्या होता है।
हॉरिजॉन्टल क्या होता है, जिसमें हम क्या लेते हैं, इन सच टाइप ऑफ एनालिसिस एफएस, एफएस मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, शॉर्ट में लिख दिया मैंने क्योंकि कई बार टाइप करती हूँ ना तो जल्दी जल्दी में ऐसे लगता है कि शॉर्ट में लिख दो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ए नंबर ऑफ ईयर्स, इसमें क्या लिया जाता है, नंबर ऑफ ईयर, तो 2 साल के लिए मान लो मैंने यहाँ मान लिया 2 ईयर्स के लिए। वर्टिकल में क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसका ले रहे हो, सिंगल ईयर का, सिर्फ एक ही साल का आप ले रहे हो, इसमें 1 ईयर का ले रहे हो, इसमें 1 से ज्यादा ईयर्स का ले रहे हो। ठीक है, पहला डिफरेंस क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल में मोर देन 2 ईयर्स मिनिमम आएगा, उससे ज्यादा का भी है, वर्टिकल में सिर्फ आप एक ही साल का ले। अब आपको पता होनी चाहिए, जैसे हम बच्चे थे हम करते थे ना हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाते थे, जब हमने सीखा था लिखना तो हमें पहले सीधा नहीं सिखाया जाता था, हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल लाइंस। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है आपकी, ये आपकी क्या है, वर्टिकल लाइन, इसी में ही कंसेप्ट छिपा हुआ है, इसके पॉइंट में ही जो ये नाम है ना, बस इस नाम को ही पकड़ लो, कभी भूलोगे नहीं, कंसेप्ट को पकड़ लो, इसका हॉरिजॉन्टल ऐसे जा रहा है और वर्टिकल ऐसे आ रहा है। अब देखो हॉरिजॉन्टल में क्या है, मान लो मेरी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में इजी ले लेती हूँ, एसेट मान लो मेरी है 2 लाख की। ठीक है, 2 लाख की है, कब की है, कब ले लो, अब क्या चल रहा है 21 और 23 चल रहा है ना, तो हम 22 की ले लेते हैं, 1 और 2 की। और 22 में मेरी एसेट कितने की होगी, इजी, जिससे इजी हो जाए रेशो निकालनी, 4 लाख की। ठीक है, ये इजी रह जाएगा। 2 लाख की थी, अब 4 लाख की होगी, 22 में 4 लाख की होगी, 21 में, तो कितनी बड़ी मेरी, इंक्रीज कितना हुआ, 2 लाख का हुआ मेरी एसेट में, 2 लाख बढ़ी ना, 2 से 4 लाख होगी। ठीक है, 2 लाख की बढ़ी, इनका डिफरेंस ले लो, ये इंक्रीज हो गया 2 लाख की। ठीक है, ये तो मेरा इंक्रीज। अब परसेंटेज में देखो कितने परसेंट इंक्रीज हुई, 2 लाख मेरी बढ़ी, और थी कितने की, पहले वाली प्रीवियस वाला बेस लेते हैं, 2 लाख पे 2 लाख बढ़ी, आ गया 100%। ठीक है, वैसे ये करना नहीं, मैं सिर्फ एग्जाम्पल बता रही हूँ, आपने सिर्फ इतना समझना है, मैं यहाँ से कहाँ गई, यहाँ पे गई, मैं यहाँ से कहाँ गई, हॉरिजॉन्टल चल रही हूँ यहाँ पे, बस आपको इतना ही समझना है, मैं हॉरिजॉन्टल चल रही हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल तो आएगा नहीं। ठीक है, वर्टिकल में आप क्या कर रहे हो, अभी इसी पे एग्जाम्पल पे लेती हूँ मैं, मान लो मेरी एसेट है, ये एसेट मान लो मेरी होगी 2 लाख की। ठीक है, यही एसेट ले ली मैंने 2 लाख की। अब यहाँ पे और करंट एसेट है, फिक्स एसेट है, और भी होंगी, फिर उसका क्या लूंगी मैं, टोटल लूंगी। ठीक है, मान लो मेरी एसेट्स का टोटल आ गया, यहाँ 250 कर दूं, 250, और यहाँ मैं टोटल ले लेती हूँ 5 लाख। ठीक है, मैं इसलिए कर रही हूँ ये, ताकि कैलकुलेशन इजिली हो जाए। ठीक है, ये इजिली हो जाए, 2,50,000 था। ठीक है, अब मैं इसको हॉरिजॉन्टल में तो मैं ऐसे कंपैरिजन करी थी, अब मैं कैसे कर रही हूँ, वहां से यहाँ पे आ, अब मेरा 250 था एसेट्स मेरी, अब मेरी टोटल एसेट्स हैं 5 लाख की, तो मेरी जो मान लो ये करंट एसेट है, तो मेरी करंट एसेट टोटल एसेट का कितने परसेंट है, टोटल एसेट का कितने परसेंट है, 50% हो गया ये। ठीक है जी, कितना परसेंट, 50%। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, हॉरिजॉन्टल में आपने नंबर ऑफ ईयर्स लिए, आप यूं गई, इस ईयर को भी कंसीडर करा आपने, इस ईयर को भी कंसीडर करा। अब मान लो यहाँ पे भी 21-22 है, लेकिन हमने 22 को तो देखा ही नहीं, सिर्फ हमने क्या करा, करंट एसेट ऊपर से नीचे वर्टिकल आ गए, वर्टिकल आ गए, और कितना ईयर लिया, सिंगल ईयर। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या आता है, इनके नाम पूछे जाते हैं, इनके 2-3 नाम है, क्वेश्चन में हमेशा वही पूछे जाते हैं। इसको हॉरिजॉन्टल भी कहते हैं, इसको डायनामिक एनालिसिस भी कहते हैं, अगर कंपैरेटिव पूछे तो वो सेम ही नाम है। आपको समझ में आ गया अब ये कंसेप्ट, अब वर्टिकल है, स्टैटिक है, इसको इसको कॉमन साइज भी कह देते हैं। ठीक है, इसको कॉमन साइज भी कह देते हैं। दोनों में से कौन सा याद है, वर्टिकल में आपने सिंगल ईयर लिया, सिर्फ एक ही साल को कंपैरिजन कर रहे हो, तो ये यादा हमें एनालिसिस हेल्पफुल रिजल्ट नहीं दे सकता, हॉरिजॉन्टल वाले हमें ज्यादा हेल्पफुल रिजल्ट देगा, एनालिसिस इससे बढ़िया होगा, क्योंकि इसमें 2 ईयर्स के डाटा ले रहे हो आप, पिछले साल का भी इस साल का भी, तो ज्यादा यूज में कौन सा हो जाता है, हमारे एनालिसिस जो हेल्प करेगा वो होगा हॉरिजॉन्टल। ये क्वेश्चन मोस्टली आता है भाई इस टाइप का। ए डज नॉट कीप प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ हिज बिजनेस, देखो सबसे पहले क्या कह रहा है, ए डज नॉट कीप प्रॉपर अकाउंटिंग, मुझे यहीं से ही पता चल गया एक प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं रखता, इट मींस किसका क्वेश्चन है, सिंगल एंट्री सिस्टम का। ठीक है, एक सिर्फ डज नॉट कीप प्रॉपर, यहीं से ही मुझे पता चल गया सिंगल एंट्री क्वेश्चन आ रहा है। ही गिव्स द, क्योंकि डबल एंट्री में आप प्रॉपर रिकॉर्ड रखते हो, ही गिव्स द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन व्हाट विल बी द प्रॉफिट और लॉस, आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट और लॉस। इसकी एक इक्वेशन बनती है, और ये मैंने इसकी ट्रिक भी बता रखी है आपको, जिन्होंने पीछे पहले वीडियो देख रखे हैं, मैंने सारे एचटेट के पेपर करवा रखे हैं, 16 से लेके 16, 17, 18, 19, 20, 21, ये 22 का हो गया, जितने भी एचटेट के पेपर हैं 16 से 22 तक के सारे हुए हैं, और आप उन सबको रिवाइज करके जाए। देखो प्रॉफिट कैसे निकलता है हमारा, प्रॉफिट निकलता है क्लोजिंग कैपिटल लो, इक्वेशन है ये, प्लस में ड्रॉइंग्स लो, ड्रॉइंग्स को ऐड करो, माइनस ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर दो, और माइनस क्या करो, एडिशनल कैपिटल, मैंने ट्रिक करवाई थी, CD माइनस OA। ठीक है, पापा क्या कह रहे हैं,
ओएससीडी लेके आ, पापा कहते हैं ओएससीडी लेके आ, तो पी इज इक्वल टू सी डी माइनस ओ, सी से क्लोजिंग कैपिटल, डी से ड्रॉइंग, ओ से ओपनिंग कैपिटल, ए से एडिशनल कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है 250, 2,50,000 लिए हमने, ठीक है जी। प्लस में ड्राइंग, ड्राइंग्स कितनी है, ड्राइंग 60,000, 60,000 क्या करने हैं, प्लस कर दो, 60,000 250 और 60 3,10,000 आ गया हमारे पास, 3,10 आया। फिर हमने क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल माइनस करो, एडिशनल कैपिटल माइनस करो, ओपनिंग कितनी है 2 लाख रुपए, 2 लाख माइनस कर दो साथ में, और क्या करो एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल कितनी है, कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर, एडिशनल 75, 75 भी क्या करो माइनस कर दो, 3 10 में से 2 चला गया, कितना आ गया हमारे पास, 1 10, 1 10 में से 75, 10 रख लो, एक में से 75 चला गया 25, और 10 को 35,000, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आया 35,000, ठीक है जी। प्लस माइनस करना है बस, ये तो तुम कर ही लोगे, प्लस माइनस छोड़ो, तुमने सिर्फ क्या देखना है, सिर्फ इस चीज को देखना है, P इज इक्वल टू सी डी माइनस ओ, बस, ठीक है जी। सिर्फ एक इक्वेशन लाइन याद रखो, P इज इक्वल टू सी डी माइनस ओ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग नेट प्रॉफिट एंड कैपिटल, रिप्रेजेंट वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट को कौन सा इफेक्ट कर रहा है, और कैपिटल एम्प्लॉयड बाय चार्ट नोन एज, रेशो एनालिसिस का में आता है ये, रेशो एनालिसिस में ड्यू पॉइंट एनालिसिस पढ़ा होगा सबने, ड्यू पॉइंट चार्ट, देखो ड्यू पॉइंट चार्ट है, ये ड्यू पॉइंट कंपनी है, उनका एनालिसिस है, कंसल्टेंसी फर्म है, उनका एनालिसिस है ये। उन्होंने क्या बताया था, रेशो जैसे हम ROI ROE जैसे और रेशो निकालते हैं, इन्होंने अपना मेथड दिया, इन्होंने कहा कि ये हमें 3 चीजें चाहिए इसके लिए, ROE के लिए, नेट प्रॉफिट मार्जिन चाहिए हमें, ठीक है, ये ROE की बात कर रहा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन चाहिए हमें, एसेट टर्नओवर मल्टीप्लाई ये इनटू फाइनेंशियल लीवर, हमें 3 कंपोनेंट चाहिए, नेट प्रॉफिट, एसेट टर्नओवर और फाइनेंशियल लीवर। फिर इनको इसी नेट प्रॉफिट को उसने रेशो की फॉर्म में लिखा, नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशो कैसे निकालोगे, नेट प्रॉफिट ऊपर, नीचे रिवेन्यू या सेल्स। एसेट टर्नओवर रेशो कैसे निकलती है, इसको रेशो की फॉर्म में लिखा, रेशो कैसे निकालोगे, एसेट टर्नओवर, रिवेन्यू या सेल्स डिवाइडेड बाय एसेट्स, टोटल एसेट्स। फिर फाइनेंशियल लीवरेज या इक्विटी मल्टीप्लायर भी कई बार ये नहीं होता, इक्विटी मल्टीप्लायर भी ऑप्शन में आ सकता है, सेम ही बात है, कई बार इक्विटी मल्टीप्लायर भी दे देते हैं। तो कैसे निकलेगा, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी, अब ये कट जाएंगे, देखो सेल्स से सेल्स कट गया, ठीक है, एसेट से एसेट कट गया, तो हमारे पास बचा क्या, इनकम, जो हम रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी वालों को देखो, रिटर्न रिटर्न दे रहे हैं, रिटर्न मीन्स क्या मिल रहा है, इक्विटी वालों को इनकम मिलेगी, इक्विटी, नीचे इक्विटी है तो डिवाइडेड बाय इक्विटी कर दो, देखो फॉर्मूले भी आसान है, पहले रिटर्न को पकड़ो फिर नीचे इक्विटी को पकड़ो, बस ये बन गई। तो उन्होंने क्या करा, इसको ब्रेक करके दिया, ठीक है, ROI को पूरा उन्होंने एक्सप्लेन करके दिया, पूरा पहले उन्होंने क्या एनालाइज कर दिया, हाँ, टुकड़ों में बांट दिया, ठीक है, ऐसे निकलेगा। तो 3 कंपोनेंट है, नेट प्रॉफिट है, इसका एसेट टर्नओवर है या फाइनेंशियल लीवरेज, इसको कैपिटल एम्प्लॉयड भी कह सकते हैं, कैपिटल कितनी लगी हुई है, एसेट हमें यही तो बताती है हमारी कितनी कैपिटल लगी हुई है। वर्किंग कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज, वर्किंग कैपिटल हमें ये दे रखी है, टोटल डेट दे रखे हैं हमें ये, कंपनीज लॉन्ग टर्म डेट दे रखे हैं हमें ये, करंट रेशो निकालनी है, देखो टोटल डेट हमारे क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म डेट प्लस में LTD प्लस में शॉर्ट टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट प्लस में शॉर्ट टर्म डेट, ठीक है। टोटल डेट हमें गिवन है 21 के, और लॉन्ग टर्म डेट हमें गिवन नहीं नहीं, ये 21 की तो वर्किंग कैपिटल है, सॉरी, टोटल डेट हमें गिवन है 42 की, टोटल डेट 42,50,000 के हैं। लॉन्ग टर्म डेट कितने हैं, 27,30,000 के। शॉर्ट टर्म डेट हमें निकाल लेंगे यहाँ से, तीन इक्वेशन में 3 आइटम है, 2 हमें गिवन है, ठीक है, तो तीसरी आइटम निकल जाएगी, प्लस का है इधर आके ले लोगे, माइनस का हो जाएगा 27,30, ठीक है। तो ये 27,30 लेस करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा, 5 में से 3 गया, 2 5 1, ये आ गया 15,20,000 हमारे पास, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म डेट, शॉर्ट टर्म डेट को क्या कह सकते हो, करंट लाइबिलिटी, हमारे पास करंट लाइबिलिटी आ गई 15,20,000, ठीक है जी। उसके बाद आप वर्किंग कैपिटल देखो, वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल मुझे गिवन है कितनी, 212800। करंट एसेट मेरे पास कितनी है ही नहीं, ये हमें निकालनी है। करंट लाइबिलिटी मैंने अभी अभी निकाली, कितनी निकाली, 15,20,000। तो 3 चीजें हैं निकाल इक्वेशन में, 2 चीजें गिवन है तो तीसरी अपने आप आ जाएगी, तो करंट एसेट आ जाएगी जी हमारी, ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 2128 प्लस में 15,20, इनको प्लस कर दो, ये कितना हो गया, 4
8 6 36 लाख, ये हो गया हमारे पास 48 लाख। ये हमारे पास आ गई करंट एसेट। अब हमने निकालनी क्या है, करंट रेशो। हमें निकालनी क्या थी, करंट रेशो। ये पहले, सबसे पहले तो हमें इसी पे फोकस करना चाहिए था। ठीक है, हमें करंट रेशो निकालनी है। कैसे निकलेगी करंट रेशो, फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। पर मैं डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकती थी, क्यों, क्योंकि ना तो मेरे पास करंट एसेट क्वेश्चन में गिवन थी, ना मेरे पास एसेट गिवन है, और ना ही मेरे पास लाइबिलिटी गिवन है। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी निकालेंगे। करंट लाइबिलिटी कैसे निकलेगी, आपको लॉन्ग टर्म डेट दिए हैं, ठीक है, और टोटल डेट दी, टोटल डेट भी गिवन है और लॉन्ग टर्म भी, टोटल भी गिवन, लॉन्ग टर्म भी। तो इससे आपने क्या निकाला, शॉर्ट टर्म निकाल लिया। शॉर्ट टर्म डेट मीन्स करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी आपको पता चल गई, एक कंपोनेंट मिल गया आपको। फिर आप आओगे करंट एसेट पे। करंट एसेट कैसे निकालोगे, आपको वर्किंग कैपिटल गिवन है, आपको फॉर्मूला भी पता है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल गिवन है, करंट लाइबिलिटी आपने अभी अभी निकाली, दोनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास करंट एसेट आ। अब मेरे पास करंट एसेट भी आ गई, ठीक है, और साथ के साथ मेरे पास क्या आ गया, करंट लाइबिलिटी भी है मेरे पास। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ गया 2.4:1। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4 आंसर आ गया, 2.4 कट देंगे, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2.4। विच रेशो इंडिकेट्स द फर्म कैपेसिटी टू पे लॉन्ग टर्म डेट्स। कहता है कि फर्म की कैपेसिटी टू पे लॉन्ग टर्म डेट्स and procure additional loans and income whether the firms is following the policy of trading on equity। देखो, कैपेसिटी टू पे लॉन्ग टर्म डेट्स, हमें इसी को, इसी से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आप कैपेसिटी देख रहे हो फर्म की लॉन्ग टर्म डेट्स पे करने की, और एडिशनल लोन भी ले रहे हो। वेदर द फर्म इज फ्लोइंग पॉलिसी ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पॉलिसी को फॉलो करते हैं। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या है, इक्विटी के साथ साथ आप किसको यूज कर रहे हो, डेट को भी यूज कर रहे हो। ठीक है, वो होता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इक्विटी के साथ आप डेट को भी यूज कर रहे हो, और आप कैपेसिटी देख रहे हो लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म की बात है तो हमारी ये रेशो आएगी डेट इक्विटी रेशो। तो इसके लिए हम क्या देख रहे हैं, डेट कितने हैं आपके, इक्विटी कितनी है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। देखो यहाँ से भी आ रहा है आंसर, लॉन्ग टर्म बात कर रहा है कैपेसिटी पे करने की, तो डेट इक्विटी रेशो। रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज एन a correct option given below। depreciation must be charged so as to send and true profit or loss of the business। depreciation हमें चार्ज करना चाहिए, ताकि, क्यों चार्ज करना चाहिए, ताकि हमें ट्रू प्रॉफिट और लॉस का पता चले। बिल्कुल सही, सही स्टेटमेंट है। अगर हम डेप्रिशिएशन नहीं चार्ज करेंगे, आपने यहाँ डेप्रिशिएशन नहीं दिखाया P&L में, आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। प्रॉफिट इंक्रीज तो टैक्स भी क्या, इंक्रीज, और बिजनेस की सही सिचुएशन पता नहीं चलेगी, तो राइट है। व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट इज हायर देन बुक वैल्यू डेप्रिशिएशन इज नॉट चार्ज। कहता है कि जब मार्केट वैल्यू ग्रेटर होगी आपकी बुक वैल्यू से, ठीक है, 1 लाख की एसेट ली, आज मार्केट में 1.5 लाख की होगी, तो आपको डेप्रिशिएशन चार्ज करने की जरूरत नहीं है। भी आपकी एसेट आप यूज कर रहे हो, घिसेगी तो सही। ठीक है, तो हमने मार्केट वैल्यू को, तो कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है, मार्केट वैल्यू को तो कंसिडर ही नहीं करना, हमने किसको लेना है, बुक वैल्यू को लेस करनी है। डेप्रिशिएशन ये हमने ऊपर कॉस्ट कंसेप्ट में पढ़ा, वो अप्लाई हो सकता है यहाँ पे, ये तो गलत हो गया फिर, नोट चार्ज बोल दिया इसने, तो हमारा स्टेटमेंट ओनली वन इज करेक्ट। पैटी कैश बुक इज मेंटेन फॉर द रिकॉर्डिंग। पैटी कैश बुक, सिंपल क्वेश्चन, हमारी जो मेन कैश बुक होती है, वो अगर उसमें सारी रिकॉर्डिंग, छोटे छोटे खर्चे जब उसमें दिखाएंगे मेन कैश बुक में, तो हमारी मेन कैश बुक क्या हो जाएगी, बहुत बल्कि हो जाएगी। एग्जाम्पल देखो, जैसे आपको नोट्स बनाने होते हैं, तो हर टीचर आपको ये कहेगा, नोट्स बहुत ज्यादा डिटेल में मत बनाओ, डिटेल में मत बनाओ, शॉर्ट में लिखो, क्योंकि अगर डिटेल में ही बनाओगे तो पूरी की पूरी बुक बन जाएगी, फिर तो बुक्स है ही पढ़ने के लिए। तो शॉर्ट में बनाओ ताकि आपको रिवाइज करने में इजी रहे। ऐसे ही जो मेन बुक है उसमें सब चीजें एक एक चीज लिखते जाओगे, वो बहुत बल्कि हो जाएगी, उसको मेंटेन करना, संभालना मुश्किल होगा। इसलिए छोटे छोटे एक्सपेंसेस के लिए हम अलग से बुक बनाते हैं, जिसको कहते हैं पैटी। पैटी का मतलब छोटे छोटे, इसमें क्या लेते हैं, छोटे छोटे एक्सपेंसेस लेते हो, जो भी छोटे खर्चे हैं, चाय के, पानी के, जो भी है, रिफ्रेशमेंट के, ठीक है, छोटे छोटे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, सारे पैटी एक्सपेंसेस में आ गए, पैटी एक्सपेंसेस पैटी कैश बुक में आ गए। Read the statement carefully and choose a correct option given below। पासबुक इज द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ द कस्टमर मेंटेन्ड बाय बैंक। हाँ जी, ये तो सभी के पास होगी, पासबुक सभी ने देखी हुई है, सभी अकाउंट होल्डर है। ठीक है, कौन देता है आपको, बैंक देगा, आप बैंक के कस्टमर हो तो आपको पासबुक मिलेगी। ठीक है, ये स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 2 देखो, बिजनेस फर्म पीरियोडिकली प्रिपेयर से बैंक, बिजनेस क्या बना रहा है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना रहा है टू रिकंसाइल द बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक। हम, रिकंसाइल का मतलब मिलान करना, हम मिलाएंगे। ठीक है, मिलाने के लिए जो बैंक में हमारा बैलेंस है और जो हम कैश बुक बना रहे हैं उसका जो बैंक का बैलेंस है, ये मिल नहीं रहे हैं। तो नहीं मिल रहे तो हम रीजन जानेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, हम बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट BRS बनाएंगे। ठीक है जी, कैश बुक देख, बैंक बैलेंस देखेंगे जो हमारी कैश बुक में है, और जो पासबुक का बैलेंस है बैंक का, उनमें डिफर आ रहा है,
तो उसके लिए हम VRS बनाते हैं, ये भी स्टेटमेंट ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। द करंट लाइबिलिटी ऑफ XYZ कंपनी लिमिटेड, करंट लाइबिलिटी दे रखी है हमें 1,50,000, करंट रेशो दे रखी है 3:1, करंट रेशो क्या है हमारी 3:1, ठीक है। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। फिर लिक्विड रेशो दे रखी है, लिक्विड रेशो क्या दे रखी है 1:1, लिक्विड रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड एसेट या क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। जो ये वन है किसको बिलोंग कर रहा है, करंट लाइबिलिटी को, ये वन करंट लाइबिलिटी को, जो ये आगे वाला वन है करंट एसेट को, जो ये थ्री है किसको बिलोंग कर रहा है, करंट एसेट को। करंट लाइबिलिटी वन, तो मेरी करंट लाइबिलिटी वन की वैल्यू कितनी है, इसकी जगह मैंने वैल्यू पुट की 1,50,000, तो मेरी करंट एसेट कितनी होंगी, इसका 3 गुना, इसका 3 गुना कर दो, कितना आ गया करंट एसेट मेरी 4,50,000। करंट लाइबिलिटी सेम है 1,50, और मेरी करंट जो लिक्विड एसेट है वो कितनी है, सेम ही है, तो ये भी क्या हो जाएगी सेम ही, सेम सेम। देखो करंट एसेट आ गई 450, और मेरे पास लिक्विड एसेट आ गई 150, और हमें निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो स्टॉक निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, वैसे तो हमारा क्या फॉर्मूला होता है, करंट एसेट हमारी कैसे निकलती हैं, लिक्विड एसेट प्लस में स्टॉक प्लस में प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है जी। करंट एसेट कैसे निकलेंगे, लिक्विड एसेट प्लस में स्टॉक प्लस में प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस की कहीं बात नहीं करी, तो इसको हम क्या एज्यूम करेंगे, है ही नहीं, जीरो मान लो, ठीक है, ये क्या मान लो जीरो, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, स्टॉक निकालना है। लिक्विड एसेट हमारे पास गिवन है 1,50,000, करंट एसेट हमारे पास गिवन है 3 लाख, तो लिक्विड एसेट इधर आके माइनस हो जाएंगी, तो 4,50,000 माइनस 1,50,000 कर दोगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टॉक। कोई भी तीन आइटम हो, दो आइटम गिवन हो तो तीसरी निकल सकती है प्लस माइनस करके, तो हमारे पास स्टॉक आ गया 450 में से 150 के 3 लाख स्टॉक आ गया। क्या करोगे, कुछ नहीं करना, करंट लाइबिलिटी गिवन है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, करंट एसेट आ गई, इसको वन से ही है, वन से मल्टीप्लाई करो सेम ही आएगा, तो ये आपके पास लिक्विड एसेट आ गई, करंट एसेट में से लिक्विड एसेट माइनस कर दो तो आपके पास स्टॉक आ गया, सिंपल। The ability of the business to pay the amount due to stakeholders as and when it is due is known as ability of business to pay the amount। जब भी आपके पास आपने किसी से पैसे लिए, आपके पास इतनी एबिलिटी है कि आप उसके पैसे पे कर रहे हो, तो इसका मतलब आप सोलवेंट हो, सोलवेंसी। When a partner has agreed to undertake the dissolution work for an agreed remuneration, bear the realization expenses, when then what will be the journal entries if payment of realization expenses is made by the firm। पेमेंट कौन कर रहा है, फर्म कर रहा है। सबसे पहले इस लाइन को पकड़ो, देखो पेमेंट फर्म कर रहा है। जब भी आपके यहाँ से कैश जाएगा तो एंट्री क्या करोगे, टू कैश या टू बैंक, ये एंट्री कर दी मैंने, टू कैश या टू बैंक। कैश गया आपके यहाँ से टू बैंक या टू कैश, फर्म के यहाँ से कैश गया तो फर्म ने एक एंट्री, क्रेडिट की तो एंट्री बहुत जल्दी होगी, टू बैंक आएगा। अब देखो टू बैंक किस में है, टू बैंक किस में है और टू बैंक किस में है, ठीक है, ये तो कट गई और ये भी हमारा कट गया। अब ये दो ऑप्शन रह गया, हमें चेक करने पड़ेंगे, अब पढ़ना पड़ेगा। व्हेन ए पार्टनर हैज एग्रीड टू अंडरटेक द डिस्ट्रीब्यूशन वर्क, पार्टनर ने क्या कहा, मैं डिस्ट्रीब्यूशन का सारा काम कर लूंगा, फॉर एन एग्रीड रेम्यूनरेशन, मुझे रेम्यूनरेशन दे दो, और बियर, ये वर्ड ध्यान करो, बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी मैं बियर करूंगी। मैंने कहा फर्म को, मेरे को आप दे दो 20,000 30,000 जो भी रेम्यूनरेशन है मेरे को दे दो, टोटल जितने भी एक्सपेंसेस आए मेरी जिम्मेवारी। अब वो कम आए मेरे को बेनिफिट, अगर ज्यादा आए तो मुझे लॉस, वो मेरी जिम्मेवारी है, फर्म की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। फर्म ने मुझे पैसा रेम्यूनरेशन दे दिया, अब बियर तो मुझे करना था, लेकिन लेकिन पे किसने कर दिया, फर्म ने पे कर दिया। देखो मैंने आपसे 5,000 लेने थे, ठीक है, आपने क्या, आपने किसी को 5,000 देने थे, आपने कहा मेरे पास नहीं है आप दे दो, ठीक है, मैंने कहा मैं पे कर दूंगी, मेरे यहाँ से बैंक तो चला गया, लेकिन अब मैंने पे करे, बैंक तो मेरे पैसा तो मेरा चला गया, अब मैं लूंगी किससे वो 5,000, आपसे। मान लो आपका नाम क्या है, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, रवि, रवि ले लो, मान लो आपका नाम रवि, रवि ने कहा मेरे को उसको 5,000 देने, मेरे पास है नहीं आप दे दो, मैंने कहा ठीक है मैं दे देती हूँ, मैंने दे दिए टू बैंक, लेकिन मैं अब पैसे लूंगी किससे, रवि से। तो अब यहाँ पे आप किसको पकड़ोगे, पार्टनर को, किसको पकड़ लोगे, पार्टनर को, पकड़ लो पार्टनर का कोलम, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये कब एंट्री हुई है हमारी, जब एक्सपेंसेस पार्टनर ने बियर करने थे, बट पे किसने कर दिए, फर्म ने, पार्टनर ने बियर करने थे लेकिन पे किसने कर दिए, फर्म ने कर दिए, ठीक है जी। अब एक और एंट्री, अगर फर्म ने ही बियर करने थे,
फर्म ने ही बियर करने थे और फर्म ने ही पे कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं। मेरे को 5,000 देने थे, मैं नहीं दे दिया, अब तो आप मुझे दोगे क्या? मेरे को देने थे 5,000, अब मैं आपको कहूंगी मैंने 5,000 दे दिए, आपसे आपका कोई लिंक नहीं है, मैंने 5,000 दिए, मेरी लाइबिलिटी है, मैं आपसे 5,000 मांगूंगी, आप मुझे दोगे, आपको किस चीज के? तो अब मैं मेरा खर्चा वो, अब मैं किसको डेबिट करूंगी यहाँ पे? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को। ठीक है जी। यहाँ पे फर्म ने ही बियर करने थे और फर्म ने ही क्या करने थे? पे करने थे। दोनों केसेस में बैंक आ गया। अगर पार्टनर की जगह पार्टनर के बिहाफ पे फर्म ने पे करे तो पार्टनर को पकड़ लो, सीधी सी बात है, फर्म का ही खर्चा तो रियलाइजेशन पकड़ लो। अगर एक और एंट्री होती है, पार्टनर ने ही बियर करने थे और पार्टनर ने ही पे करे, हमारा कोई मतलब नहीं, या पार्टनर अपने आप उसको बियर करने और अपने आप वो दे रहा है, हमें बिजनेस को क्या लेना देना, या तो बिजनेस का कहीं नामो निशान नहीं है। तो जिस प्राइवेट सब कुछ हो रहा है पीछे, हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ पे एंट्री नहीं है। ठीक है जी। तो हमारा आंसर आ गया पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक। हाँ, अगर ये होता कि फर्म ने बियर करने थे, फर्म ने पे करे, तो हमारी कौन सी एंट्री बन जाती? फिर हमारी बन जाती थर्ड। While preparing cash flow statement of financial enterprise, interest and dividend received should be। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ये एप्टेट क्वालिफाई हो जाता है, फिर आप स्क्रीनिंग दोगे, इंटरव्यू भी दोगे, तो इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको एक टेबल से करो, देखो मैंने इसकी टेबल बनाई है। फाइनेंसिंग कंपनी, नॉन फाइनेंसिंग कंपनी, इस टेबल को 3 पार्ट में डिवाइड करो। सबसे पहले करो डिविडेंड पेड। देखो बहुत इजी है ये। डिविडेंड पेड, अगर जब भी आप डिविडेंड पे कर रहे हो, डजेंट मैटर फाइनेंसिंग कंपनी है या नॉन फाइनेंसिंग, कुछ भी नहीं, डिविडेंड पेड हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। डिविडेंड हमेशा क्या आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। याद कैसे करोगे? एफ डी, फाइनेंसिंग डिविडेंड, एफ डी। एफ डी डजेंट मैटर फाइनेंसिंग है या नॉन फाइनेंसिंग, सबके लिए, सबके लिए डिविडेंड पेड, सबके लिए। ठीक है, सबके लिए। फाइनेंसिंग नॉन फाइनेंसिंग नहीं चेक करना इसमें, डिविडेंड पेड। फिर थर्ड पार्ट पे आओ। थर्ड पार्ट कर लो, ये करो इंटरेस्ट रिसीव्ड। और सेकंड पार्ट में ये करो, फर्स्ट हमारा ये हो गया। ठीक है, अब सेकंड में हम ये कर, इंटरेस्ट रिसीव्ड है या डिविडेंड, कुछ भी रिसीव, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो फाइनेंसिंग कंपनी है। फाइनेंस कंपनी तो क्या करेगी? पैसे आने को, फाइनेंस वाली को पैसे से ही मतलब है, वो कहेगी पैसा आ, तो उसकी ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है। नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के लिए क्या है? नॉन फाइनेंसिंग है, पैसे से मतलब नहीं, तो उसने क्या, उसके लिए क्या है? वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ठीक है जी। नॉन फाइनेंसिंग है तो इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग है तो ऑपरेटिंग। उसके बाद आप थर्ड स्टेप पे आओ, इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पे कर रहे हो सॉरी, इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो फाइनेंसिंग कंपनी के लिए तो क्या है वो? फाइनेंसिंग कंपनी के लिए तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, जबकि नॉन फाइनेंसिंग के लिए इंटरेस्ट पे करना क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है। तो अब हमारे से इन्होंने क्या पूछा था? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव। देखो भाई, अब देखो रिसीव पैसा, फाइनेंस पैसा आ कौन सी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है जी। A limited has agreed to pay purchase price of building 2,20,000. Half the payment was made in cash and remaining half by issue of 9% debenture of ₹100 each at a premium of 10%. How much debenture will be issued for paying purchase amount? कितने डिवेंचर, नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने हैं आपको। यहाँ पे क्या निकालना है? कितने डिवेंचर आप इशू कर रहे हैं। देखो 2,20,000 मैंने देने थे आपके, हाफ मैंने आपको कैश दे दिया, हाफ आपके पास कैश चला गया, तो अब कितने पैसे रह गए आपके? इसका हाफ कर दो, 1,10,000 रह गए आपके। ठीक है जी। अब मैंने आपको क्या कहा? मैं आपको डिवेंचर दे दूंगी, आपने कहा ठीक है। कितने का डिवेंचर? एक है 100 रुपए का, लेकिन डिवेंचर जो 100 रुपए का है, जो कंसिडरेशन आपने देना है, परचेज कंसिडरेशन, वो डिवाइडेड बाय डिवेंचर का अमाउंट। डिस्काउंट है तो लेस कर दो, प्रीमियम है तो ऐड कर दो। 100 का डिवेंचर है, प्लस में 10% प्रीमियम, 10 रुपए प्रीमियम हो गया, तो टोटल कितना हो गया? ये हो गया टोटल हमारा 110। ठीक है जी। 110 सीधा कट गया, ये तो 1,000 डिवेंचर आ गए, सीधा कट गया, कितने आ गए? 1,000 डिवेंचर इशू करो। पहले 2,20 था, हाफ कैश दे दिया, हाफ लेस कर दो, कैश चला गया, बाकी अब मैंने आपके कितने देने हैं? 1,10 देने हैं। कितने का डिवेंचर दे रही हूँ? 110 का दे रही हूँ, तो डिवाइड कर दो। अब मैं कितने आपको डिवेंचर दूंगी? 1,000। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में क्या ट्रू है? कई बार कहेगा क्या ट्रू नहीं है, नोट लगा देता है, ध्यान करना, ऐसे क्वेश्चन में गलती हो जाती है। देखो इट इंक्लूड डेप्रिसिएशन, इट डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन। देखो भैया दोनों बातें एक साथ, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, दोनों बातें एक साथ तो सही हो नहीं सकती, या तो इंक्लूड डेप्रिसिएशन होगा या इट डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन। आंसर हमारा इन दोनों में से आएगा। फिर भी हम और पढ़ लेते हैं। इट हैज नो ओपनिंग बैलेंस, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है नॉन एनपीओ में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, उसका ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। नहीं भाई गलत होता है, ओपनिंग बैलेंस से ही तो स्टार्ट करते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट ओपनिंग बैलेंस से ही स्टार्ट होगा। इट इंक्लूड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेटेड ओनली टू द
करंट पीरियड, इनकम लेंगे इसमें और एक्सपेंडिचर लेंगे, करंट पीरियड का नहीं, सारे का लेंगे, पास्ट का भी, करंट का भी, फ्यूचर का भी, सब लेंगे। कैपिटल रिसिप्ट भी लेंगे, रिवेन्यू रिसिप्ट भी, सब रिसिप्ट भी सारी लेंगे। ठीक है जी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो हम वो लेते हैं ना, रिवेन्यू वाली लेते हैं, बट इसमें कैपिटल भी आएगी, कैपिटल भी, रिवेन्यू भी, करंट का भी, पास्ट का भी, फ्यूचर का भी, सारा आएगा। गलत है ये भी। तो क्या सही है? इट इंक्लूड डेप्रिसिएशन, रिसिप्ट एंड पेमेंट है। रिसिप्ट पेमेंट होता क्या है? कैश समरी। कैश समरी होती है एक तरफ से, जैसे कैश बुक बनाते हैं वैसे ही होती है, सिमिलर कैश बुक की तरह ही होती है, तो इसमें सिर्फ कैश की बात होगी। डेप्रिसिएशन तो कैश जाता ही नहीं है, तो इसकी बात तो होगी नहीं। इट इंक्लूड डेप्रिसिएशन, नहीं तो गलत बात है। इट डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन, सही हो गया। फिर एक चीज गलत हुई तो दूसरी अपने आप सही होगी। The expenses that are incurred in connection with the formation of a company are called. The expenses that are incurred in connection with the formation of a company. कंपनी को बनाने पे जो खर्चा आ रहा है, सिंपल खर्चा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी जो पहले के, प्रारंभिक, देखो कुछ हिंदी में आसान है, प्रारंभिक जो शुरू के खर्चे हैं वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, फॉर्मेशन वाले। द रेकरिंग ग्रांट्स इन द फॉर्म ऑफ मेंटेन, देखो अभी हमने पीछे करा था, अर्निंग कैपेसिटी कैपिटल वालों की इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो मेंटेन वाले हैं, मेंटेनिंग ग्रांट मिल रही है, वो रिवेन्यू। विच हुंडी सिमिलर टू डिमांड बिल, डिमांड बिल की तरह कौन सी हुंडी है? देखो दर्शनी हुंडी, शाहजो हुंडी, मुत्ती। मुत्ती हुंडी होती है मुद्दत। मैं, मुझे आपके पैसे देने हैं, मैंने कहा मुझे प्लीज थोड़ी सी मुद्दत और दे दीजिए, थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए। मुद्दत, मुद्दत मीन थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए। मुत्ती हुंडी इज सिमिलर टू टाइम बिल, ये होती है टाइम बिल की तरह। दर्शनी, डी से डिमांड, डी से दर्शनी, दर्शनी हुंडी इज सिमिलर टू डिमांड बिल। दर्शन, देखो दर्शन, जैसे ही दर्शन, जैसे ही आपने दर्शन दिए वैसे ही पेमेंट हो जाएगी, जैसे ही आपने वो हुंडी दी, ठीक है, हुंडी दी, जैसे ही हुंडी के दर्शन करवाए सामने वाला पेमेंट कर देगा, दर्शन पे पेमेंट होगी। तो ये डिमांड बिल जैसे होगी, जैसे ही आपने डिमांड करी पैसा मिलेगा, सेम वैसे जैसे ही दर्शन हो गए पेमेंट हो जाएगी। मुत्ती मीन्स टाइम बिल। ये मुत्ती हुंडी वो होती है जो आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम के बाद पे होती है, आफ्टर ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होगा। शाह जो हुंडी वो होती है जो उसका होल्डर होगा, ड्रॉई पे करने से पहले देखेगा जो शाह, देखो नाम से देखो शाह, शाह लोग क्या होते हैं? जो शाह लोग कहते हैं ना, शाह है भाई, ये तो शहनशाह है शाह, यानी कि जो रिस्पेक्टेबल होल्डर होगा उसी को ही पेमेंट जाती है। शाह जो में शाह राजा की तरह हो गया जैसे। मुक्ति नाम से देखो, मुक्ति मीन्स टाइम, दर्शनी मीन्स जो दर्शन पे पेमेंट होगी। तो हमारा आंसर क्या हो गया? दर्शनी हुंडी डिमांड बिल, फर्स्ट वाला। Which of the following which from the following which statement is not true for bill of exchange? Not true, क्या सही नहीं है? It is drawn by debtors, it is drawn by, देखो ये होगी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स, ये डेटर ने ड्रॉ करा, ये क्रेडिटर ने, दोनों में से एक ही लिख सकता है। इट कंटेन्स एन ऑर्डर टू मेक पेमेंट, ऑर्डर है, बिल्कुल। इट रिक्वायर्स एक्सेप्टेंस बाय द ड्रॉई, की एक्सेप्टेंस मस्ट है, बिल्कुल नेसेसरी है भाई, बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉई की एक्सेप्टेंस नेसेसरी है। अब इन दोनों में से एक आंसर आएगा। अब क्या आएगा? एक ट्रिक से याद करो, ओ बी सी, ठीक है, वो कोटे होते हैं ना, रिजर्व कोटा, ओबीसी, एससी, बीसी, ओबीसी एक है हमारा, ठीक है। बी से बिल, बिल कौन लिखेगा? क्रेडिटर लिखेगा। सी से क्रेडिटर, और क्या होता है ये? ऑर्डर, ओ से ऑर्डर, ठीक है, हमेशा याद रखना है इसको। जो बिल ऑफ एक्सचेंज है कौन लिखेगा? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को आप क्या कह सकते हो? सेलर, सेलर लिखेगा। डेटर को आप क्या कह सकते हो? किस पे लिखेगा ये? सेलर लिखेगा किस पे? बायर पे या डेटर्स पे लिखेगा, ठीक है जी। क्या होगा? ऑर्डर होगा। और इसमें ड्रॉई की जो डेटर है, बायर है, उसकी एक्सेप्टेंस क्या है? जरूरी है। क्रेडिटर, सेलर, ड्रॉयर भी कह सकते हो उसको, ठीक है। ओबीसी याद रखो। बिल, बिल कौन लिखेगा? क्रेडिटर लिखेगा, और क्या है ये? ऑर्डर है, सिंपल। जो इसका अपोजिट हो गया वो प्रोमिसरी नोट हो जाएगा। कौशल एंड गुलाब आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। दे एडमिट राजू एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/7 शेयर इन द प्रॉफिट। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है। सैक्रिफाइजिंग रेशियो निकालनी है, तो सैक्रिफाइजिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाओ। सैक्रिफाइजिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो में गिवन है, कौशल की कितनी गिवन है? 5/8। और गुलाब, गुलाब की कितनी गिवन है? 3/8। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, न्यू रेशियो कितनी है? 4 और 2 6 और 1 7। इसकी है 4/7, इसकी है 2/7। एल्शियम लो, 8 7 56, 8 7 7 5 35, 7 8 32, तीन, तीन वाला ऑप्शन है कोई? तीन वाला, बस कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, ये आंसर आ गया हमारा। 3/5, क्योंकि नन तो है ही नहीं ना इसमें, नन तो है ही नहीं, आगे करने की जरूरत नहीं है, करना है तो कर लो भाई। ये भी कर देती हूँ। 56 है, सात ये 21, 7 8 16, 21 में से 16 में 5, ये आ गया हमारा आंसर।
A company forfeited 200 shares of rupees 100 each, rupees 70 called up per share, on which shareholder paid 50 rupees दे दिए, 70 मांगे थे, ठीक है जी। द शेयर सर रीशू रीशू कर दिए, अच्छा फॉरफिट हो गए वो, फिर रीशू कर दिए 80 में रीशू कर दिए, ठीक है जी। फॉरफिटेड शेयर अमाउंट विल बी डेबिटेड, फॉरफिटेड अमाउंट किससे डेबिटेड होगा, देखो एंट्री करती हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे, शेयर को फॉरफिट कर रहे हो, शेयर फॉरफिट की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर 200 शेयर, कितने मांगे कोल्ड अप से, ऑलवेज याद रखना, ऑलवेज कोल्ड अप, इसको भूल जाते हैं बच्चे, ऑलवेज कोल्ड अप। कितने आ गए, 7 दूनी 14,000, 14,000 की हमारी कैपिटल होगी, ठीक है। आए कितने पैसे हमारे पास, टू शेयर फॉर फीचर, फॉर फीचर में कितने आए, 200 शेयर 50 रुपए आए, 5 दूनी 10,000 हमारे पास आ गई। टू अलॉटमेंट एंड पेड, अलॉटमेंट थी या कॉल्स थी, अलॉटमेंट ही लगा लो, 50 रुपीज आए, अलॉटमेंट ही लगा लो, या एंड कॉल्स लगा लो, 50 रुपीज आ गए ना तो कॉल्स लगा लो, कॉल्स जो नहीं आया पैसा, कितना नहीं आया, 200 थे, 70 मांगे, 50 दे दिए, 20 रुपए नहीं आए, कितने नहीं आए, 4,000 नहीं आए, उसके शेयर को फॉरफिट हो गया। अब उसको रीइश्यू करा, रीइश्यू कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ गया, कितना पैसा आया, 200 शेयर्स हैं, कितने आए, 80 रुपए आए। लेकिन यहाँ बात याद रखना, इन्होंने इस बात पे आगे देना, फुल्ली पेड अप, यानी कि क्या माना हमने, 100 का माना और 80 में दे दिया, 100 का शेयर आपने 80 में दे दिया, इसका मतलब 20 रुपए आपने क्या दे दी, डिस्काउंट दे दी। तो आपके पास यहाँ कितने आए बैंक में, 16,000 आए। लेकिन जो आपने 20 रुपए डिस्काउंट की वो कहाँ से लोगे, वो लोगे जो आपके पास शेयर फॉर फ्यूचर में पैसा है। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट, 20 रुपए ले लो, 200 शेयर 20 रुपए, 4,000 ले लो, 4,000 ले लो। और बाकी क्या आ जाएगा आपका, टू शेयर कैपिटल कितने की होगी, 200 शेयर है, 100 रुपए का एक, 20,000, ठीक है जी। नहीं, हाँ ठीक है, 20,000 तो 16 4 20, टोटल 20 हो गया, ठीक है। तो अब क्या पूछ रहा है, शेयर फॉर फ्यूचर में कितना डेबिट होगा, ये डेबिट कर दिया, शेयर फॉर फ्यूचर में कितना, 4,000, तो ये आंसर आ गया। अब बाकी जो बच गया, कितना बचा, 10,000 आपके पास थे, 4,000 आपने ले लिए, 6,000, 6,000 कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व। इन विच सिस्टम द मोनिटरी इफेक्ट है, मोनिटरी इफेक्ट है ऑफ ए ट्रांजेक्शन, मोनिटरी इफेक्ट आएगा, मोनिटरी इफेक्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन इज टेकन इनटू द पीरियड इन विच दे आर अर्नड rather than the period in which cash is actually received और पेड बाय द एंटरप्राइज। देखो हमारे पास जो सिस्टम होते हैं, 3 सिस्टम है अकाउंटिंग के, एक तो कैश बेसिस है, एक हमारा अक्रूवल बेसिस है, और एक हाइब्रिड बेसिस, इन दोनों का मिक्स, हाइब्रिड मींस कैश प्लस अक्रूवल। कैश बेसिस में क्या होता है, जैसे ही कैश आएगा आप रिकॉर्ड करोगे, जैसे ही कैश आया रिकॉर्ड करा, जैसे ही कैश गया रिकॉर्ड करा। लेकिन अक्रूवल बेसिस में क्या होता है, कैश आई या जैसे ही चीज ड्यू हो जाती है आप उसको रिकॉर्ड करते हो, इसमें आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करोगे। जबकि कैश सिस्टम में आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड रिकॉर्ड नहीं करते, इसमें आप दिखाओगे। तो यही बात ये कह रहा है, आप मॉनेटरी फैक्टर कह रहा है कि व्हेन दे अर्न रेदर देन इन पीरियड व्हिच कैश इज एक्चुअली रिसीव्ड और पेड। कैश से मतलब नहीं है कैश आ रहा है या जा, जैसे ही ड्यू होता है हम उसको ले लेते हैं, तो हमारा ये क्या होता है, अक्रूवल बेसिस सिस्टम। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि जितने भी एस्टेट वाले हैं सब तक ये वीडियो पहुंच पाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं पार्ट 2 में।